get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। सिविक्स मतलब पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में सारी चीज़ें कैसे चलती हैं हम सब पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, जैसे जैसे आपके चैप्टर में दिया हुआ है। तो हम जैसे हर चैप्टर से पहले देखते हैं कि चैप्टर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए। तो वैसे ही इस चैप्टर का भी देखते हैं ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए और आखिर ये है क्या। मतलब भारत का संविधान, संविधान किसे कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड्स हाउ कंट्री और स्टेट वर्क्स। अर्थात मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है। मान लो एक बुक है उसमें सारे सेट ऑफ रूल्स हैं जो हर सबको गाइड करती है। जैसे चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी एमएलए हो, एमपी हो, चाहे हम नॉर्मल लोग हो, ये सबको गाइड करेगी, ये सबको बताएगी और याद दिलाएगी कि आपके क्या राइट्स हैं और आपका पावर का सही हक, सही मतलब क्या है। मतलब आप उस पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो ये चैप्टर छोटा है लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। मतलब कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे गए हैं। मतलब उस बुक में सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। मतलब कितने आर्टिकल्स हैं वो 448 आर्टिकल्स लिखे गए हैं हमारे बुक में। तो इस बुक को बनाया, इस बुक की सोच किसके अंदर आई, ये सोच कि इस बुक को ऐसी बुक भी होनी चाहिए जिसको सब फॉलो करें। तो द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, इन्होंने ये सोचा कि हमें एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। इन्होंने ही ये बनाई, ये सोच रखी, इसका निर्माण किया। तो ये किस चीज़ से इंस्पायर हुए, ये अपने खुद से इंस्पायर हुए। इन्होंने बचपन में ऐसी ऐसी चीज़ें झेली हैं, डिस्क्रिमिनेशन झेले हैं। ये शायद शेड्यूल कास्ट थे। तो इनके से पहले के टाइम में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होते थे। काला, गोरे, औरत, आदमी या कोई भी जाति से, धर्म से बहुत डिस्क्रिमिनेशन होते थे। तो इनके साथ भी हुए। तो इन्होंने बड़े होकर सोचा कि हमें कुछ अच्छा इस बारे में कोई सॉल्यूशन लाना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने ये हल निकाला जो कि बहुत अच्छा था। तो आप लोग सोच रहे हो कि 448 आर्टिकल्स। तो इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं कि इट वाज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मतलब कि यह प्रिंटेड नहीं है, ये हैंड रिटन है, कैलीग्राफी की गई है, जिसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी है ये चीज़। और इसके हर पेज पे डिज़ाइन बना हुआ है जो शांति निकेतन जी ने बनाया है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं। तो ये 9 दिसंबर 1946 में 300 मेंबर की एक असेंबली बैठी थी, जहाँ पे सबने विचार किया था कि कैसे कैसे हमें रूल्स बनाने हैं। और 3 साल बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं टॉपिक्स, मतलब क्या क्या कवर करने वाले हैं। नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री, मतलब हमें क्या ज़रूरत है इसकी। की फीचर्स, क्या क्या इसमें है फीचर्स। और फंडामेंटल राइट्स, ये आपने पहले भी पढ़े हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो फिर से हम देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व्स एज सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री। मतलब कि ये सेट ऑफ रूल्स हैं और प्रिंसिपल्स है दैन जिसको जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, एमएलए, एमपी, नॉर्मल आदमी, किसान, रिच पीपल, गरीब, अमीर, सबको फॉलो करना पड़ेगा और सब फॉलो करते भी हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिफाइंस नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब कि आपके रूल्स कैसे हैं। मतलब कई जगह होते हैं कि बहुत ख़राब रूल्स बने हुए हैं, डिक्टेटरशिप चल रही है। तो हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम की क्या नेचर है। मतलब जैसे हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी इंडिया, लेकिन नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट कंट्री वाज रूल्ड बाय अ किंग। मतलब कि जब नेपाल के पहले कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया था कि वो सिर्फ एक किंग ही उस कंट्री को रूल करेगा, मतलब कि उसमें कोई इलेक्शन नहीं होंगे, डिक्टेटरशिप चलेगी। आने वाले टाइम में उसके बेटे, चाहे वो जिसको चाहेगा उसको राजा बनाएगा। जैसे कि आज भी नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन कोई है, वो डिक्टेटरशिप चलते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, कुछ भी जो चाहे वो करते हैं। तो ये गलत है, लेकिन हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज़ ऑफ पावर बाय पॉलिटिकल लीडर। मतलब कि ये भी ख्याल रखती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये भी ख्याल रखती है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे।
तो इसलिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कितना भी भला आदमी हो, आप उसको पावर देते हो तो उसके मन में ख्याल आता है उसको मिसयूज़ करने का, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन अ डेमोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंश्योर्स दैट द डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और अ ग्रुप। मतलब कि ये भी इंश्योर करती है कि कोई भी जो डोमिनेटेड ग्रुप है, मतलब जो मेजॉरिटी में है, वो किसी माइनॉरिटी वाले को तकलीफ ना पहुंचाए या उसको नीचा ना दिखाए या उसके अगेंस्ट काम ना करे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉप पॉइंट देखते हैं, इन डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। मतलब कि डेमोक्रेसी में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये हमारा हक है कि हम इलेक्शन में अपने चुने हुए लीडर्स चुनते हैं। मतलब हम जो लीडर्स चाहें उनको वोट देते हैं, फिर वो लीडर्स हमारे लिए काम कर पाएँ, इसलिए। तो ये पावर हर जगह नहीं दी हुई थी, लेकिन हमको मिली है। जैसे नॉर्थ कोरिया में ये पावर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक दैट could have an adverse effect on larger principles that country believe in। मतलब कि ये आप दो बार पढ़ना आपको समझ आ जाएगा। The Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on larger principles that country believes in। अर्थात मतलब कि मान लो मैंने बोला आपको कि किसी को भी पावर मिल जाती तो उसका मिसयूज़ करने लगता है। मतलब कि मान लो कि मेरे को मैं जैसे एक पॉलिटिकल लीडर है, मैं उसको पसंद नहीं करता, मैं सोचता हूँ कि बहुत गलत है, इसको हटाना चाहिए वगैरह वगैरह। और मैं सोचता हूँ कि अब ये डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, कोई डिक्टेटर आ जाए वो राज करे। मगर ये डिक्टेटर लॉन्ग टाइम के लिए बहुत गंदा है। ये तो हम 5 साल में चेंज कर सकते हैं इलेक्शन करके, लेकिन जब ये डिक्टेटरशिप आ जाएगी तो ये आने वाले टाइम में अपनी मनमर्जी करेगा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ख़राब है और बाकी लोगों के लिए भी बहुत ख़राब है। तो ऐसे मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेसी might come to strongly feel that the party has become so harsh that we need a strong dictator। मतलब अगर हमें ये पसंद नहीं आ रहा तो हमने सोचा कि एक डिक्टेटर ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। However, in long term dictatorial rule will be not fit। मतलब कि जैसे मैंने बताया कि डिक्टेरियल रूल कभी भी किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं रहा है, ना रहेगा। तो ये हमें भी एक तरह से रोक देती है इस चीज़ों से। मेजॉरिटी नहीं है, आप मन से कर रहे हो कि अभी नहीं, अभी इसको हटा दो, 2 ही साल में हटा दो, फिर किसी को हटा दो, फिर 3 साल में हटा दो। नहीं, 5 साल में इलेक्शन होते हैं, 5 साल में ही होंगे। सर्टेन कंडीशंस कभी कभी ऐसे आ सकते हैं जिसमें सरकार गिर जाती है। तो अब देखते हैं की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें पहला पॉइंट है, वेरियस थिंग्स आर केप्ट इन माइंड वाइल ड्राइंग अप कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, जो कि लाजमी है, ज़रूरी है। As country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religion and had distinct cultures। और ये हमारी कंट्री के लिए इतना मुश्किल इसलिए है और या रहा क्योंकि हमारी ये कंट्री है जिसमें बहुत से तरह के कल्चर हैं, बहुत से तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं डिफरेंट तरह की। फिर पहला पॉइंट आता है हमारा फेडरलिज्म। ये आपके कुछ 3, 4, 5 पॉइंट्स हैं, टोटल 5 पॉइंट्स हैं। तो इसमें पहला आता है आपका फेडरलिज्म। मतलब कि इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री। इन इंडिया देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट एंड पंचायत। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस पावर ऑफ ईच गवर्नमेंट। मतलब कि हमारी कंट्री में 3 तरह की गवर्नमेंट बनती है, 3 लेवल पे गवर्नमेंट बनती है कहें तो। एक तो होती है सेंटर में, जो कि पूरे मान लो ये रही हमारी कंट्री, ये मान लो बस मैप है, ठीक है। तो इसका एक मान लो एक सेंटर का होगा पीएम, जैसे कि पूरे सेंटर की होते हैं। फिर एक हर स्टेट्स के अलग अलग गवर्नमेंट होती है, जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट अलग, हरियाणा की अलग, राजस्थान की अलग, एमपी की अलग, अलग अलग होते हैं। और एक होता है पंचायत। गांव में आप जाना कभी या अपने पापा मम्मी से पूछना, वो बताएंगे कि गांव में पंचायत भी होती है जो उस गांव के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। और द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस पावर ऑफ ईच गवर्नमेंट। मतलब कि
सेंट्रल को कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पावर दी हुई है, स्टेट को अलग पावर दी हुई है और पंचायत को पावर दी हुई है। मतलब कि सबके पावर डिसाइडेड है। मतलब स्टेट ने जो चीज़ बोली वो पंचायत मना नहीं कर सकती क्योंकि स्टेट ज़्यादा पावरफुल है पंचायत से। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन मीन्स दैट people of India have direct role in electing their representatives. Also, every citizen of country, irrespective of his her social background, can also contest in elections. मतलब कि जैसा कि इसमें बोला गया है कि इंडिया डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब मैंने आपको बताया कि हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं जिसमें हमारा डायरेक्ट रोल होता है। हम जिसको वोट देते हैं उसी की सरकार बनती है। और ये कोई मायने नहीं रखता कि आप किस बैकग्राउंड से हो, आप लड़का हो, लड़की हो, गरीब हो, अमीर हो, बहुत बड़े बाप के बेटे हो, छोटे बाप के बेटे हो, या कुछ भी हो, कोई भी मायने नहीं रखता। काले हो, गोरे हो, किसान हो, कुछ भी हो, आप भी जो वोट दोगे उसका काउंट एक ही होगा। जो दूसरा हरीश बंदा भी देगा उसका काउंट एक ही होगा, काला बंदा देगा उसका काउंट भी एक होगा, गोरा देगा वो भी एक होगा, लड़की देगी उसका भी एक काउंट होगा। और आप कंटेस्ट भी कर सकते हो। मतलब कि आप खुद खड़े भी हो सकते हो। मतलब कि आप भी खड़े हो सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, बस आपकी एज उतनी होनी चाहिए। जैसे आपको वोट देने के लिए आपकी 18+ एज होनी चाहिए। ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। मतलब कि 3 और पार्ट्स में बांट दिया गया। स्टेट का मतलब यहाँ पे है 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब कोई स्टेट राज्य नहीं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, ये नहीं। स्टेट मतलब कि कोई भी आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मान लो या गवर्नमेंट ग्रुप मान लो, या मान लो हम बोलेंगे कि इंडियन स्टेट, नेपाल स्टेट। मतलब ये पूरी कंट्री की बात हो रही है, पूरी गवर्नमेंट की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। मतलब कि पूरे इंडिया की या इंडियन स्टेट की 3 स्टेट हैं, मतलब 3 ऑर्गन्स हैं, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या होता है? द लेजिस्लेचर रिफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जो हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं वो उसको हम कहते हैं द लेजिस्लेचर। द एग्जीक्यूटिव आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। मतलब कि उसकी एक पार्टी होगी, वो जो लॉ बने उनको इम्प्लीमेंट करना या गवर्नमेंट को चलाना, उसके लिए एक ग्रुप बना हुआ है, उसको हम कहते हैं द एग्जीक्यूटिव। द जुडिशरी रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन ए कंट्री। मतलब कि जैसे कोर्ट्स हैं जितने, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जो जजमेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करेगा लॉज को, वो ग्रुप जो इम्प्लीमेंट करेगा लॉज को और देखेगा कि गवर्नमेंट कैसे रन कर रही है। ठीक है। और एक लेजिस्लेचर जिसको हम इलेक्ट करते हैं। फिर देखते हैं ईच ऑर्गन एक्ट एज चेक ऑन अदर ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर्स बैलेंस ऑफ अ पावर बिटवीन ऑल 3। मतलब कि जैसे हमारी क्लास में नहीं 2 मॉनिटर बना देते हैं, एक फर्स्ट मॉनिटर, एक सेकंड मॉनिटर। एक मान लो ये कुछ गलत हरकत कर रहा है तो ये मैम को बता देगा मैम ये अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, या ये कुछ कर रहा है तो ये बता देगा कि ये मिसयूज़ कर रहा है। ऐसे ही ये तीनों एक दूसरे की पावर्स पे चेक करते हैं कि ये उनकी पावर्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। फिर देख लेते हैं 4th पॉइंट, द फंडामेंटल राइट्स। दिस राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, मान लो आप सिंपल भाषा में गवर्नमेंट बोल लो। दीज राइट्स आर गिवन टू इंडिविजुअल्स अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। मतलब कि हर पर्सन के पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि वो किसी स्टेट के अगेंस्ट या फिर किसी इंडिविजुअल मतलब किसी और पर्सन के अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या है। हर पर्सन को 6 राइट्स दिए गए हैं। सेक्युलरिज्म मतलब अ सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन। मतलब कि एक सेक्युलर स्टेट मतलब कि हमारी इंडिया, स्टेट मतलब कंट्री, गवर्नमेंट, आप जो समझना समझ लो। एज स्टेट ऑफ रिलीजन इंडिया ऑफिशियली डू नॉट हैव एनी रिलीजन। मतलब कि जो हमारी सेक्युलर, आप उस कंट्री को कहोगे जो कंट्री किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, या फिर कोई उसकी ऑफिशियल कोई एक रिलीजन नहीं है। जैसी हमारी इंडिया हो गई, इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और हमारी कंट्री किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती। ठीक है।
होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। हमने 5 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट देखा हमने फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब कि मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है, मतलब 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है। हमने पढ़ा सेंट्रल, स्टेट और पंचायत। फिर देखना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि आप किसी को भी इलेक्ट कर सकते हो या खुद भी कंटेस्ट कर सकते हो। सेपरेशन ऑफ पावर्स, 3 ऑर्गन्स हैं हमारे स्टेट के, मतलब कंट्री के, इंडियन स्टेट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपका हो गया जुडिशरी। फिर हमने देखा फंडामेंटल राइट, हर लोगों को, हर इंसान को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो सबके पास है, जो कि वो स्टेट और किसी अदर इंडिविजुअल के खिलाफ भी यूज़ कर सकता है। फिर हो गया अपना सेक्युलरिज्म, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी भी कोई स्टेट का कोई भी अपना रिलीजन नहीं है। फिर हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स को थोड़ी डिटेल में समझ लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब ऑल द पर्सन्स इक्वल बिफोर द लॉ, दिस मीन्स दैट ऑल द पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ कंट्री। मतलब जो मेरे लिए लॉ है वही आपके लिए लॉ है, वही किसी और के लिए लॉ है। मतलब कि अगर मैं ये, आप ये चीज़ कर सकते हो, आप यहाँ रह सकते हो, तो मैं भी वहाँ रह सकता हूँ। कोई भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे मैं गोरा हूँ, चाहे मैं काला हूँ, चाहे मैं लड़की हूँ, चाहे मैं लड़का हूँ, चाहे मैं अमीर हूँ, चाहे मैं गरीब हूँ। ठीक है। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब दिस इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली, रिसाइड्स एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब राइट टू फ्रीडम का अर्थात मतलब ये है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा, आप अभी समझ जाओ जितना अच्छा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम और डेंजरस स्पीच में बहुत अंतर होता है। मतलब आप किसी, आपका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोल लो, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे हेटरेट फैले, मतलब कि जिससे तनाव फैले या जिससे दंगे हों या फसाद हो। आप फिर ये सब बोल के आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे को तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं तो ये बोल सकता हूँ। नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेंजरस स्पीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा मार्जिन है, जो कई लोग समझ नहीं पाते। आप वो चीज़ें बोल सकते हो, आपको सब बोलने का हक है, अपने खिलाफ, अपने हक में चीज़ें बोलने का आपको बोली गई हैं चीज़ें, लेकिन उससे हेटरेट नहीं फैलना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कहीं दंगे फसाद नहीं होने चाहिए। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन मतलब आप कोई भी अपना ग्रुप, जैसे पार्टी बनती हैं, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, तो ये ग्रुप्स बना लेते हैं। राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड्स एनी पार्ट ऑफ द कंट्री मतलब आप कहीं भी घूम फिर सकते हो कंट्री में, ये नहीं कि चले गए कहीं और दूसरे देश में चले गए, भैया हमें तो राइट टू फ्रीडम है। नहीं, अपनी ही कंट्री में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब जिसकी एज 14 से कम हो। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग मतलब कई लोग बेच देते हैं किसी और लोगों को, बहुत ही नीच हरकत है ये, बहुत ही गंदी हरकत है ये। मतलब कि आप किसी को बेच रहे हो, किसी इंसान को कैसे बेच सकते हो यार आप। और फोर्स्ड लेबर मतलब कि ज़बरदस्ती आपसे मजदूरी करा रहे हैं, मतलब आप नहीं करना चाहते फिर भी आपसे करा रहे हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपिगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। मतलब मैंने जैसा आपको बताया, हमारी इस कंट्री में बहुत सी भाषाएं बोली, बहुत से कल्चर हैं, बहुत से जाति हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत सी कास्ट हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। मतलब कि ये सब आपको फॉलो करने का हक है, आपको जो रिलीजन फॉलो करना है आप वो रिलीजन फॉलो करो, आपकी मर्जी, कोई रोक नहीं सकता आपको। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल द माइनॉरिटी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक देती है सारी माइनॉरिटीज़ को कि, या किसी को भी या रिलीजियस या आप कोई भी भाषा बोलते हो, कि आप अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा करो और आप उसको प्रिजर्व रखने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए आप उसमें बच्चों को पढ़ाओ या जो भी करो। लेकिन फिर भी कंडीशन आती है, उस चीज़ों, ऐसी चीज़ें पढ़ाओ, ऐसी चीज़ें कराओ जिससे किसी को नुकसान ना हो। ठीक है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज मतलब दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। स्टेट मतलब इंडिया गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट या कोई भी, मतलब ये आपको ये हक देती है कि आप कोर्ट पे जाओ, केस करो उस बंदे के खिलाफ, उस गवर्नमेंट के खिलाफ, उस स्टेट के खिलाफ जिसने आपके मतलब राइट्स के अगेंस्ट काम किया है। मतलब जो आप कर सकते थे, जो आपको राइट्स दिए गए हैं, वो आपको करने से रोका गया है। ठीक है। तो हमें बहुत छूट मिली है, हमें इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हम बहुत लकी हैं कि हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया जैसी अच्छी कंट्री में रह रहे हैं।
तो बस जैसे कि हम हर चैप्टर ख़त्म करते हैं एक अच्छे से थॉट के साथ, तो वही अब्दुल कलाम जी ने बोला था एक बार कि इफ़ अ कंट्री इज़ टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम अ नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स, आई स्ट्रांगली फील दैट देयर आर 3 की सोशल मेंबर्स हु कैन मेक डिफरेंस. दे आर द फादर, द मदर एंड द टीचर. मतलब अगर हम किसी कंट्री को करप्शन फ्री बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है, तो वो ये मानते हैं कि ये चीज़ें बस तीन लोग कर सकते हैं, द फादर, द मदर एंड द टीचर. टीचर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाएगा जिससे कि आप उसको फॉलो करोगे, पेरेंट्स आपको ऐसी गाइडेंस देंगे, और फादर जी हैं ही, वो तो आपको गाइडेंस देंगे ही. ठीक है. जैसे कि हमारे नेशन की कौन से फादर हैं, राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी जी. उन्होंने हमें बहुत सही चीज़ें सिखाई कि अगर तुम अकेले चलो तो आपके साथ जनता जुड़ जाती है, बस आपके सही काम में चलने चाहिए आप, और वायलेंस ना करना सिखाया. तो ठीक है, इसी अच्छे से एपीजे अब्दुल कलाम सर के थॉट के साथ हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ. मैं फिर से लाऊंगा आपके लिए कोई नया चैप्टर. अगर आपको ये चैप्टर समझ आया और अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना. हम सारे लगे हुए हैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो. मैं पढ़ता हूँ 2-3 बार चैप्टर अलग अलग जगह से, एनसीईआरटी से और कई रिसोर्सेज हैं, तो मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मेरी मानो तो खुद से नोट्स बनाओ, जितनी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बोली हैं वो चीज़ें लिखो, और बस देश के लिए कुछ अच्छा करना है. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. गुड लक, बी सेफ, गुड बाय.